नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार को मानसून सत्र के पहले ही दिन जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कारण बताया था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेडिकल एडवाइस पर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन अब जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो चुका है कि तबीयत शायद एक बहाना है। असली कारण जो रहा है वो जस्टिस यशवंत वर्मा, उनकी जो महाभियोग का नोटिस स्वीकार किया वो कहीं ना कहीं सरकार को पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा और जो भी तनाव हुआ उसके चलते धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा। तो धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे की क्या पूरी कहानी है, ये समझने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल। आदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, तो आदेश, ये जो हम आपसे समझना चाहेंगे कि एक तो धनखड़ साहब का इस्तीफा अब तो ये स्पष्ट है कि भाई तबीयत की वजह से नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी जो चौंकाने वाली बात मुझे लगती है, अब जब हम शुक्रवार को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कि न तो पक्ष की तरफ से न प्रतिपक्ष की तरफ से कोई बहुत, जो शुरुआत में लग रहा था कि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक छोटा सा ट्वीट, एक रस्म अदायगी कर दी बिना कुछ कहे कि भाई सेवा का मौका मिला वगैरह वगैरह। तो कोई बहुत ही एक औपचारिकता निभाई। वहाँ तक तो बात ठीक थी कि चलिए सरकार से उनकी नहीं बनी इसलिए कर दिया। राहुल गांधी ने तो इस पर एक भी ट्वीट नहीं किया। तो ये क्या कारण है कि मतलब एक तो इस्तीफे की कहानी क्या है और ये दोनों पक्ष इतना चुप क्यों है, खास करके राहुल गांधी? देखिए मिलन जी, ये बात बिल्कुल साफ है कि धनखड़ साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ है। अगर तबीयत का बहाना होता तो शायद सोमवार को जब वो संसद सत्र शुरू हुआ था उस दिन वो राज्यसभा में नहीं आते। सही मायने में बीमार थे वो दिसंबर में जब एम्स में भर्ती हुए थे, और जब बजट सेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने आके ये कहा था कि मेरी तबीयत खराब थी और मुझसे रोज ममता बनर्जी और सोनिया गांधी, मेरी पत्नी को फोन करके मेरा हालचाल पूछती थी। अब आपने कहा कि राहुल गांधी क्यों चुप है। राहुल गांधी को लगता है कि दरअसल ये मामला जो है पूरा का पूरा वो सरकार के भीतर की लड़ाई है, उसमें हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं है। राहुल गांधी का ज्यादा जो फोकस है वो बिहार में जो इंटेंसिव जो वोटर रिवीजन चल रहा है उसके ऊपर है, और वो डे वन से उसी पे टिके हुए हैं और उसी को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं और रोज चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं संसद में जाके। अब आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने पहले ही दिन बड़ा कठोर स्टैंड, बड़ा मैं कहूंगा कि ऐसा स्टैंड लिया जो सरकार ने भी नहीं लिया था। जबकि दिसंबर के महीने में यानी 6 महीने पहले यही कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सदस्यों ने मिलकर एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे धनखड़ साहब के खिलाफ में। लेकिन इन 6 महीनों में ऐसा क्या बदला कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थी वो भी इस बात से हैरान थी, खासकर खड़गे साहब और राहुल गांधी, कि हमारी जो जिस बात की हमें जानकारी नहीं है ऐसी बात हमारा मीडिया विभाग क्यों कर रहा है। तो नेक्स्ट डे जाके जयराम रमेश ने बताया अपनी अपनी लीडरशिप को कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको राजी कर रहा था जस्टिस यादव के इम्पीचमेंट को लेके, जिसकी बात सरकार मानने के लिए राजी नहीं थी, और इसीलिए मैंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं उनको लेके स्टैंड नहीं लेता, यानी उनके पक्ष में नहीं लिखता, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं उनका इस्तीफा नामंजूर ना हो जाए, जो कि मुझे लगता है बहुत ही बचकानी बात है। जब सरकार ने 1 घंटे के भीतर उनके काम करने के तरीके को देखते हुए उन्होंने देखा कि हमारी लाइन टो नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका 1 घंटे में इस्तीफा ले लिया। तो ये था कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अभी तक का। राहुल गांधी और खड़गे साहब ने फिर नेक्स्ट डे आधिकारिक रूप से बयान दिया था और ये कहा था कि ये सरकार के भीतर का मामला है, हमें इससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। अब जो उनका सेकंड बयान है वो ये कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, दाल में कुछ काला है, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी इस पे कुछ नहीं बोले। उनका ये मानना है कि इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये उनकी लड़ाई भीतर की है। अब जयराम रमेश ने जो बात कही और जो मीडिया में एक नैरेटिव है कि जस्टिस यादव को लेके उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आ रहा था इसलिए सरकार नाराज हुई, दरअसल मिलिंद जी ये बात सही नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो अखबार और टीवी पे आता है वो खबर नहीं होती। खबर ये है कि दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को लेके ये पूरा खेल है, जिसके कारण वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा हुआ, या मैं कहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस
सरकार और आधा विपक्ष मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जो है वो जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट में के पक्ष में थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के भीतर के जो बड़े वकील घराने हैं, जिसमें चिदम्बरम है, सलमान खुर्शीद है, अभिषेक मनु सिंह भी है, और पूर्व कांग्रेसी नेता है कपिल सिब्बल जो आजकल समाजवादी पार्टी के कारण राज्यसभा में है, ये सब चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है इसके ऊपर आगे ना बढ़े, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। लेकिन मुझे एक बात समझ से परे है, जब सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री को खड़गे साहब के पास, राहुल गांधी के पास भेजा गया कि वो राजी हैं जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट को लेके, और उस पर राहुल गांधी ने हस्ताक्षर भी किए एज ए लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जब यही बात राज्यसभा में पहले मूव हुई, यानी जिसके आरोप के कारण, यानी जिस बात के कारण धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं आपस में सरकार को ये लगा, खास तौर पर अमित शाह को ये लगा कि हमारी जो लाइन है उससे हटके, यानी जो विपक्ष की लाइन है उसके ऊपर धनखड़ साहब जा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आनंद फानन में कुछ ही घंटों के भीतर ये फैसला लिया गया कि हम वाइस प्रेसिडेंट को हटाने जा रहे हैं, और उनको ये कह दिया गया फोन करके कि अब आप ये कहिए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं इससे इस्तीफा देता हूं। नहीं तो ये बताइए, जो धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रही थी कि वो जाट फेस है एक तरह से, खास करके जो किसान आंदोलन हुआ था, फिर सतपाल मलिक भी बागी हो गए थे। तो ये क्या बीजेपी को इसकी चिंता नहीं है कि धनखड़ साहब के इस्तीफे से जाट समाज नाराज हो जाएगा, या उनको लगता है कि उनकी कोई वहाँ पकड़ ही नहीं थी? नहीं, देखिए ये सबको पता है कि धनखड़ साहब कोई जाटों का नेता नहीं है, वो चौधरी चरण सिंह नहीं है, वो चौधरी देवीलाल नहीं है, तो उनका कोई, मुझे लगता नहीं कि जाटों में कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक नैरेटिव होता है कि बीजेपी ने एक जाट को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन वो उसके चलते नहीं किया था। दरअसल उसका उसका मेन कारण था वो ये था कि जो एज ए गवर्नर उन्होंने सरकार का जो एजेंडा था उसको वेस्ट बंगाल में अच्छे से पुश किया था ममता बनर्जी के खिलाफ में, और वही ममता बनर्जी हर रोज फोन करके उनसे पूछती थी उनकी पत्नी से कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो जाटों का कोई मैसेज होगा ऐसा कोई नैरेटिव मुझे नहीं लगता है इसके अंदर था। लेकिन इतना जरूर है मिलिंद जी कि जब ये घटना घटती है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये जाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता का इकबाल जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि उनके अपने बनाए हुए उपराष्ट्रपति जो है वो एक ऐसी बात का समर्थन करते हैं जो सरकार के विपरीत है। जबकि इस सरकार को लेकर खासतौर पर यह बात कही जाती है कि ये एक ऐसी सरकार है जिसमें कोई दाएं बाएं नहीं झांक सकता, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वो वही सबको मान्य होगा। ये पहली घटना है इन 11 सालों में, थर्ड टर्म चल रहा है मोदी सरकार का, कि किसी ने उनकी बात टोन नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष के साथ जाके एक बड़ी साजिश करने की भी कोशिश की। इससे पहले जब आपको याद होगा, आपका सब्जेक्ट है, नोटबंदी जब हुई थी तो आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा हो गया था, क्योंकि लेकिन उन्होंने कोई साजिश नहीं रची थी। इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा हुआ था, उनकी भी कोई साजिश नहीं थी, लेकिन यहां पे एक षड्यंत्र के रूप में देखा गया, जिसके बाद ये फैसला सरकार ने किया, बीजेपी ने किया कि वो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने जा रहे हैं, और उनको हटा दिया गया। और अभी तक भी उनकी चुप्पी कई सारे सवाल खड़े करती है कि जो क्या सही में बीमार हैं, या देखिए जब तक उनका पक्ष सामने नहीं आता तो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पूरा का पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट को लेके आसपास घूमता है। वो पैसे जो पकड़े गए थे वो किसके थे, क्या उसमें बाकी लोग भी शामिल हैं, क्या उसमें कुछ पूर्व न्यायाधीश भी शामिल हैं, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन कुल मिला के ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आमने सामने हुए हैं, मुझे लगता है कि इसमें एक मौन सहमति थी, सिवाय राहुल गांधी को छोड़ के, कि हाँ इस पे हमको ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। हम कल का जो कोर्ट में पेशी हुई थी, अगर आप उन वकीलों को देखें, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ लुथरा, तमाम जो बड़े इस देश के वकील हैं वो सब जस्टिस वर्मा के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन जो नैरेटिव सरकार की तरफ से डे वन दिया गया था कि जस्टिस यादव को लेकर ये पूरी घटना घटी है और इसलिए बीमारी का बहाना लेकर हटाया गया है वाइस प्रेसिडेंट को, वो बात सही नहीं है। राहुल गांधी पे लौटते हैं हम लोग। जो आपने कहा कि राहुल गांधी का इतना जोर ये बिहार में जो स्पेशल रिवीजन चल रहा है, उस चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर जो काम चल रहा है, उसका राहुल गांधी इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? और बल्कि लग रहा है कि जैसे कल उन्होंने कर्नाटक का ही मामला उठा दिया, जबकि बिहार में तो कांग्रेस का स्टेक भी उतना ज़्यादा नहीं है, हालांकि वो महागठबंधन का हिस्सा है। लेकिन ये चुनाव आयोग से जो राहुल गांधी ने लड़ाई छेड़ी है, खास करके महाराष्ट्र चुनाव के बाद में, कि चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया, तो
ये इतनी बड़ी संस्था पर, जो संवैधानिक संस्था है, उस पर वो क्यों सवाल उठा रहे हैं, उससे क्यों टकराना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी को ये लगता है कि जब उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर सवाल खड़े किए थे तो उस वक्त फिर उसके बाद उनको कुछ डाटा दिए गए। उस डाटा के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें सुप्रिया सुले, संजय राउत भी साथ में थे, और कहा कि देखिए इतनी जो वोट है वो ऐड की गई बिटवीन विधानसभा एंड लोकसभा। और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप जो जो चीजें कांग्रेस पार्टी मांग रही है, जिसमें डिजिटल लिस्ट थी या मुझे लगता है कि सीसीटीवी फुटेज था, फिर उसको लेकर कानून चेंज कर दिया गया। फिर राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा जो लगभग 13 भाषा 15 अखबारों में छपा। और उसके बाद राहुल गांधी को ये उम्मीद थी कि शायद चुनाव आयोग जो है विपक्ष के साथ एक सहयोग करेगा और कुछ बेहतर, दरअसल वो आर्टिकल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र को लेकर जो थी, वो इस बात को लेकर थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, खासतौर पर बिहार में, तमिलनाडु में, असम में, इन इन सब राज्यों में जो है चुनाव आयोग एक फेयर काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने ये कहा कि विपक्ष के कहने के बाद हम अपनी सूची को दुरुस्त कर रहे हैं, और उसने एक रिवीजन ऑफ वोटर लेके आए, लेकिन उसका जो प्रक्रिया है काम करने की, राहुल गांधी को वो ठीक नहीं लगती। और उन्होंने कहा कि ये जो है, ये पूरा का पूरा सरकार के एजेंडे पे चुनाव आयोग चल रहा है। और इसीलिए इस पूरे सेशन में, आज 5वां दिन है, आज फ्राइडे है, पूरे सेशन में राहुल गांधी ने एक बार भी धनखड़ साहब की बात नहीं की। वो हमें डे 1 से ही चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है, और उनको कह रहे हैं कि बिहार से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र तक कहीं वोट ऐड की जा रही हैं और कहीं वोट घटाई जा रही हैं। ये सब सरकार के एजेंडे को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और बिहार को लेकर तो राहुल गांधी को यहां तक भी बताया गया है कि स्पेसिफिक एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के वोट काटे जा रहे हैं, ताकि कांग्रेस और उनके अलायंस और खासतौर पर इंडिया गठबंधन के वोट कटें। तो ये उनके पास एक फीडबैक है, इसीलिए वो जानबूझ के और एक स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल वो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि बीजेपी फेयर इलेक्शन नहीं जीत सकती। बीजेपी जो है वो चीटिंग करके, यानी वोटों को जोड़ के, वोटों को घटा के चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीतती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में और इस देश में चुनाव जो है वो चोरी हो रहे हैं। तो सबसे आखिर में राहुल गांधी का एक और बयान जो आया है, आदेश, जिसमें कि उन्होंने जो तेलंगाना का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10-15 साल में ओबीसी समाज को समझने में, उनकी संवेदनाओं को समझने में चूक गई। हमने महिलाओं का ध्यान रखा, अल्पसंख्यकों का रखा, दलितों का रखा, आदिवासियों का रखा, लेकिन ओबीसी को समझने में, उनकी ज़रूरतों को समझने में हम चूक गए। तो ये जो रियलाइजेशन है राहुल गांधी का, और जब से वो जाति जनगणना के पीछे लगे हुए थे, जो कि सरकार ने उनकी मांग मान भी ली, तो ये जो ओबीसी वाली बात बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हम समझने में चूक कर गई, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को, इसलिए उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, या ये कोई राजनीतिक फायदे के लिए बात कर रहे हैं वो इस तरह? नहीं नहीं, मिलिंद जी, ये टोटल राजनीतिक फायदे की बात हो रही है। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि बीजेपी पिछले 11 साल से धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान की, जो कि 80-20 में काउंट होता है। और उनको लगता है कि इस देश में जो मेजर चंक है, जो मेजर जनसंख्या है, वो ओबीसी है। इसलिए राहुल गांधी की जो राजनीति है वो आजकल जाति जनगणना, ओबीसी, एससी, एसटी की चल रही है। अब उनको ये लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में 2024 में जो बीजेपी 240 पे आई है, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो देश के दलितों का है और ओबीसी का है, जिसके कारण बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। दूसरा, राहुल गांधी ने ये बात अहमदाबाद के सेशन में भी कही थी कि हमने ओबीसी को पीछे छोड़ दिया और हम आगे बढ़ते चले गए, और जो कि एक बहुत बड़ा चंक है परसेंटेज के हिसाब से। और इसका उन्होंने बिहार में जब ये सेंसस कराया था, कास्ट सेंसस कराया था, उसका जो डाटा आया था, तो उनको लगता है कि ये 70% के आसपास है। तो राहुल गांधी आज की डेट में ओबीसी की राजनीति करना चाहते हैं, और वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तेलंगाना का जिक्र वो बार बार इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे कास्ट सेंसस हो गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे डर था कि हमारे जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, वो उनकी जाति का प्रेशर उनके ऊपर ना आए, कहीं वो फेयर ना कर पाए कास्ट सेंसस को। उस बात का भी जिक्र किया उन्होंने। तो राहुल गांधी की जो आज की राजनीति है, और आज भी दिल्ली में एक ओबीसी सम्मेलन हो रहा है, और इसके अलावा एक कमेटी गठित की गई है ओबीसी नेताओं की, जिसमें सिद्धरमैया हैं, अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, भूपेश बघेल हैं, और एक लंबी सूची है उसमें। और आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि हमारे पास कितने ओबीसी के नेता हैं पूरे देश में, और कहां कहां हम और ज्यादा ओबीसी जो है वो बना सकते हैं। अभी गुजरात का अध्यक्ष बनाया गया, तो वो अमित चावड़ा ओबीसी हैं। और ऐसे ही बेसिकली ओबीसी लीडरशिप का जो एक
जैसे वो कहते हैं हमेशा कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी के संगठन के भीतर और सरकार के भीतर भी। तो ये एक मैं कहूंगा कि राहुल गांधी की राजनीति है जो जो वो आने वाले दिनों में और ज्यादा एग्रेसिवली करने वाले हैं। इसीलिए वो कमेटी गठित की गई है ताकि पूरे देश के ओबीसी नेताओं को आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें फिर ग्रूम किया जा सके। आप आजकल देखेंगे कि ज्यादा सचिन पायलट और भूपेश बघेल ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब भी कोई ऐसी बात आती है ओबीसी को लेके, या सरकार की तरफ से जो भी जाति जनगणना को लेके बात आती है। तो वो एक सोची समझी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की कि वो आने वाले दिनों में और ज्यादा ओबीसी की राजनीति करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल। आदेश का ये कहना है कि उपराष्ट्रपति पद से जो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है उसका कारण कहीं ना कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा का महाअभियोग है। उनको हटाने की जो प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू की गई थी वो उनकी इस्तीफे का कारण बनी। दूसरी बात जो पक्ष और विपक्ष की है कि न प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक ट्वीट करके छोड़ दिया, बीजेपी के किसी नेता ने कुछ और नहीं बोला। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी बिल्कुल ही चुप्पी साध ली है, उन्होंने कोई ट्वीट तक नहीं किया। तो ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी को लगता है कि हमें सरकार के आपस के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए और उन्होंने अपना पूरा फोकस बिहार विधानसभा में जो चुनाव के पहले वोटर लिस्ट बन रही है उस पर लगा दिया है और चुनाव आयोग पर वो लगातार जो हमला कर रहे हैं उस पर वो बने हुए हैं। तो साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।